सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पर फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा क्या वो उसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कज़न का था। यूं ही उस नौजवान को साथ दे के बातें बनती। उसे वहाँ 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पर लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो उसे नजरअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने पीछे से उस पर हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस, बॉस। कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। उसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पर चेहरे के बल गिरी हुई थी। उसके सामने वो पंजों के बल बैठा उसे पुकार रहा था। वो बदिक्कत हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा था। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसका हाथ बेख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टीस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? उसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था आप किस कार से निकली हैं, इसलिए मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से उसे देख रहा था। चलो ना, इससे पहले लोग जमा होते। वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन बज़ाहिर वो खुद को संभाले हुए कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे दें। उसने नरमी से उसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका, बटुए से 500 का नोट निकाल के उसे थमाया, उसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी, उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके शौहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट की पुश से उसे टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। पहले मुझे बताएं कि हुआ क्या था। वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है, मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने उसे रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और थकान भी। ये मेरी कज़न का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं लगाना। खानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। वो उसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बल थे और आंखों में गुस्सा भी था। उसे जो याद था वो बता दिया। मैंने उसका चेहरा देखा था लेकिन मैं उसको नहीं जानती और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फ़ायदा अगर मैं अब ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। उसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। घर चलो। वो थकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। उस आदमी ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा और आपका नाम लिए बगैर उनके रिकॉर्ड्स ज़रूर निकलवाऊँगा। ऐसे कैसे कोई आप पर हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बरहमी से कह रहा था। उसने पहली दफ़ा कैफ को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून फेंकवाता है, ऐसे ही वो मुझ पर हमला भी कर सकता है। उसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल वो आपका ताक़ुबकार है। कोई किराए का आदमी होगा, मगर उसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट, अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसका जहन अभी तक शल था। जो इतने अरसे में सिर्फ एक वहम लगता था, आज हकीकत बनकर उनके सामने आ गया था। ऐसे में उसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। उसने पर्स खोला, अंदर से एक एक चीज़ निकाल के देखने लगी। मोबाइल का, बैंक कार्ड्स, कैश, सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी जो उसकी नहीं थी। उसने मेरे बैग में कुछ रखा है, वो ताज्जुब से बोली तो कैफ ने बैक व्यू मिरर का रुख ठीक किया। उसके अक्स में माला को देखा। वो सिल्वर कलर का लाइटर उलट पुलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। लाइटर पर उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पर लिखे 2 अल्फाज पढ़े। माहिर फरीद। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चरचराए। आराम से कैफ। लेकिन वो तेज़ी से पीछे घुमा और लाइटर इसके हाथ से ले लिया। फिर उसे ऊंचा उठा के देखने लगा। उस पर वाकई अंग्रेजी में लेज़र एनग्रेविंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुश्क होने लगा था। नामुमकिन। बिला आखिर मुझे मेरे ताक़ुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब आंखों में उलझन थी, नासमझी थी।
उसने बहुत सा थूक खुश्क गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सिरसिरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। ये नाम मैंने पहली दफा ही सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने असबास में सर हिलाया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा, अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले, चेहरे पे बरहमी दर आई। उसने फ़ोन निकाला, वाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थीं। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे, बख्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पर उनका मोबाइल रखा था, जिस पर माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए, वो पहलुओं पर हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाए मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मेरे बेटी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो टाला नहीं करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखे, माही को याद था। उसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उसे निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार कर उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अब बताओ शॉल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें वो वाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला बेटे, वो वाइट शॉल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। उसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेंगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पर एतबार था। माही यहाँ होती तो फंक्शंस वगैरह पर माँ को खुद तैयार करती थी। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पर यही काम करवाती थी। माँ के कपड़े, हत्ता माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही। नहीं, ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शॉल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन से मुझे भेजनी है आपने। और आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही, माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारी शादी के 5 साल बाद तुम्हें खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। वक्त भी माँ के कांधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी जैसे हवा के दोष पे आवाज़ कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वह कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन इबाद की ये नौकरी ना होती ना मैं ना कनाडा में होती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रूहान सी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीज़ें समेटने लगी। परे करो उसको, हमें क्या। देखना आप, वो शादी पे आएंगे और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जा जाके खूब हंसे बोलेंगे, देख लेना। मोहित तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बड़बड़ाया, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में गीबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन उसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पर चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है? माही की तेज़ नज़रें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है।
माँ ने माला को फ़ोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पर हाथ रख के उठी। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहनने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फ़ोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। ज़रा करीब से शक्ल दिखाओ इसकी। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए इबाद को देख के थोड़ा ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। इबाद पे कोई असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, तुम खुद भी किसी मर्द से कम नहीं लग रहे। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हो गया। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं ज़रा अभी आती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेज़ों के आगे सोफे भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफे पे बैठी थी। वहाँ चंद रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मसरूफ़ थीं। मोहित हम उम्र कज़िन्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वर कर रही थी। अगर वो कज़िन्स में गई तो सबकी ज़बान पर एक ही सवाल होना था, ओशन क्यों बंद हो गया और अब क्या वो जॉबलेस हो गई है। और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसे माँ पर नज़र रखनी थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पर तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोहित इनकी शुगर का इतना ख्याल नहीं रख पाता था क्योंकि वो घर में होता ही कब था। लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती हैं। माँ टेक लगाए बैठी थी, शॉल एक कंधे पर थी, शेफोन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्की काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई हूरे जहाँ जैसी खूबसूरती उसे माही या मोहित को नहीं मिली थी। नॉट फेयर अल्लाह ताला। उसने आसमान को शौकी नज़रों से देखा। हूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही लें, मैंने खुद करवाया है, समझो नई जिंदगी मिल गई है। खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहाँ था। हूर के नीचे जेर थी, इसलिए उसे हूरे जहाँ पढ़ते हैं। इसलिए बहुत से रिश्तेदार उनको अब भी हूरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक है। माँ उसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना, आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तनबीह की। माँ दूसरी जानिब झुक के उन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफतन साथ बैठी ममानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नजरें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो उस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले ममानी से मिली, फिर माँ से। माँ उनको देख के खुश हुई, उन्हें अपने पास सोफे पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह से? उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा में होती है। अरे हाँ, तुम इस्लामाबाद में होती हो ना, हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन। नगीना आंटी ने ममानी को देख के कहा। पता चला तुम सो रही हो, वरना जरूर मुलाकात हो जाती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। जियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना आंटी से पूछने लगी। जियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ ही एक डिजिटल मार्केटिंग फिल्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नजरें सारे में घूमी, फिर उसे वो नजर आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। सियाह बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कजन्स की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज्यादा जाजिब नजर था। उसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसा पहले, फिर क्या मसला हुआ? माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या बताऊं, उसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो जियाद की अपनी पसंद थी, उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को, अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीरा बेगम दूर से नजर आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। हुरे भाभी आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे जियाद के लिए दुआ किया करें कि वो इस ट्रॉमा से निकल आए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं जरूर दुआ करूंगी, माँ ने खुलूस दिल से कहा।
ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائی۔ سبز ازار کی انٹرس پہ ایک اونچا نسوانی قہقہا گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غم محض تھا کہ کبیرہ تائی پہنچ چکی تھی۔